नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत पार्ट 93 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। एक तो बात होगी कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, दूसरी कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा में भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स क्या है, यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन है, और लोकसभा में भी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा शुरू कर देंगे, यानी कि लोकसभा में इलेक्शन किस तरीके से शुरू होते हैं। अब वो तो खैर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें एक पार्ट जो कि है आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए या सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के। कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा की, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो फिक्स करिए कितने पे, 250 पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, जिसमें से 238 होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनिए, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर, जिसमें से 238 कहाँ से आएंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, और 12 नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। तो सचिन तेंदुलकर जी इन्हीं 12 में राज्यसभा के मेंबर बने थे। आपके जो विजय माल्या जी थे वो इन्हीं 12 में राज्यसभा के मेंबर बने थे। जो रेखा जी हैं वो भी इन्हीं 12 में राज्यसभा के मेंबर बनी है। जो जया बच्चन जी हैं वो भी इन्हीं 12 में राज्यसभा के मेंबर बने हैं। तो ये जो सेलेब्स आपको जो बड़े बड़े दिखते हैं ना राज्यसभा में बैठे हुए, इन्हीं 12 के थ्रू राज्यसभा में पहुंचते हैं। अभी के लिए अगर बात की जाए तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 229 मेंबर्स हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू जो स्टेट्स में लोग भेजे, जो राज्यसभा में लोग भेजे जाते हैं, उसका एक बड़ा अनोखा प्रोसीजर है। तो 229 मेंबर्स तो स्टेट से पहुंच रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से 4 मेंबर्स पहुंच रहे हैं, और आपके 12 तो नॉमिनेट किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो है 245। मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी हो सकती है, 250। अभी के लिए आप कह सकते हो कितनी है, 245। जो चौथा शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस चौथे शेड्यूल में राज्यसभा में क्या एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा, अलग अलग स्टेट्स का और अलग अलग यूनियन टेरिटरी का, ये आपको बताया गया है। और इस पार्लियामेंट के जो एंड में, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन है या पुराना 5वां एडिशन भी है, तो उसके एंड में एक टेबल है। जैसे 6th एडिशन में टेबल नंबर 22.5 हो सकता है, वहाँ पे टेबल का नंबर कुछ और हो। वहाँ पे बता रखा है कि भैया हर स्टेट से लोकसभा में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो आप चाहो तो जाके उस टेबल को देख सकते हो। एटलीस्ट आपको अपने स्टेट्स का तो पता ही होना चाहिए कि भैया राज्यसभा में और लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो अब जैसे मैं यूपी का हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि यूपी से लोकसभा में लगभग 80 सीटें हैं और राज्यसभा से 31 सीटें हैं। तो यूपी से 80 लोग लोकसभा में जाएंगे और राज्यसभा में 31 लोग जाएंगे। और थोड़ा और नॉलेजफुल होने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर मैं महाराष्ट्र में रह के नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र से 48 लोग लोकसभा में जाते हैं और 19 लोग राज्यसभा में जाते हैं। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे एटलीस्ट आप रह रहे हो वहाँ की जानकारी रखिए। पूरे देश की जानकारी रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं और याद भी नहीं रहता है, ठीक है, और उतना ज़रूरी नहीं। मेन चीज़ ज़रूरी नहीं है, याद तो चलो आप कर सकते हो बट ज़रूरी उतना नहीं है। अब बात की जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का राज्यसभा में क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस चीज़ को देखना है। तो भैया आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो डायरेक्टली इलेक्टेड तो है नहीं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो चुन के भेजेंगे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स। और ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डाल के राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। ओके, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो लोग नहीं करते, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स भी राज्यसभा में मेंबर नहीं भेजते हैं। कौन लोग मेंबर भेजेंगे राज्यसभा में, राज्यसभा में मेंबर भेजेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब बात की जाए जो इलेक्शन होता है राज्यसभा में मेंबर्स को भेजने का, जिस इलेक्शन में वोट डालेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, वो वोट कैसे डालेंगे, वो वोट डालेंगे इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ध्यान रखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस तरीके से आपको पता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि ये कैसा होता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको सीरियस दिए जाते हैं और आपको सीरियल में वोटिंग करनी होती है। तो भैया राज्यसभा में जो मेंबर्स को भेजे जाएंगे, उन राज्यसभा को लिए जो वोटिंग होगी वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोटिंग करेंगे
बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो अब तक आपको दो चीज़ें याद रहनी चाहिए कि भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तरीके से कौन कौन से डिग्निटरीज की वोटिंग होती है। तो भैया प्रेसिडेंट की होती है, राज्यसभा के मेंबर्स की होती है, दो चीज़ें तो आपको याद है। अब याद करिए मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको क्या बताया था। वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा इलेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स याद रखिएगा, ठीक है। अब बात की जाए राज्यसभा में सीटों को किस हिसाब से एलोकेट किया जाता है। क्या राज्यसभा में सारे स्टेटों की बराबर सीटें? नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि यूपी से राज्यसभा में 31 लोग जाते हैं 31, और महाराष्ट्र से राज्यसभा में 19 लोग जाते हैं 19। तो भैया अलग अलग है। तो जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा आबादी, उस स्टेट का राज्यसभा में उतना ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, सिंपल बात है। तो उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर्स जा रहे हैं राज्यसभा से, लेकिन त्रिपुरा जैसे स्टेट से एक ही मेंबर जाएगा। लेकिन अगर आप यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सिस्टम को कंपेयर करोगे तो यूएसए में इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टेट कितना बड़ा है कितना छोटा है, हर स्टेट से वहाँ के अपर हाउस, जिसको आप सेनेट बोलते हो, वहाँ 2 लोग जाएंगे। तो यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 लोग गए, तो सेनेट की मेंबरशिप कितनी हो गई? 100। क्लियर। आप एक बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अभी देखिए यूनियन टेरिटरी वाले भी राज्यसभा में अपने मेंबर्स को भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे नेचुरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई यूनियन टेरिटरी में, अब सारी यूनियन टेरिटरी में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, तो केवल अगर आप देखिए तो अभी के लिए दिल्ली में है और आपका पुदुचेरी में है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी भी अपनी एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा। लेकिन अब आप देखो कि भैया ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनियन टेरिटरी से, राज्यसभा से, ये कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। तो इसका प्रोसीजर यहाँ लिख रखा है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली constituted for this purpose. This election is also held in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote. मानिए कि ईच यूनियन टेरिटरी के जो रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे किसके थ्रू? मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। और इस इलेक्टोरल कॉलेज को स्पेशली इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि उस यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा के मेंबर को चुना जा सके। और यहाँ पे भी जो वोटिंग होगी दैट विल बी थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी के लिए देश में जितनी यूनियन टेरिटरीज है, अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कितनी यूनियन टेरिटरीज है। पहले कई बार मैंने इस बात को डिस्कस किया, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हो। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं अभी, उनमें से 3 यूनियन टेरिटरीज के पास रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। कौन कौन सी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं? एक तो हो गई दिल्ली, एक हो गई आपकी पुडुचेरी, एक हो गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर। इन यूनियन टेरिटरीज के पास राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज की जो पॉपुलेशन है उसको इतना कम माना जाता है कि उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है। और फाइनली अगर आप राज्यसभा की बात करो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये मेंबर्स वो लोग होते हैं जिनको कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, इसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं लिखा है बट स्पोर्टिंग पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो ये बोला गया है कि देखिए ये जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया में, इन्होंने इंडिया के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। तो अगर उनको भी पॉलिटिकल अरेना में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। बट ऑब्वियसली ये जो एमिनेंट पर्सनालिटी है ये पॉलिटिशियंस तो है नहीं, तो जो नॉर्मल पॉलिटिशियन वाला जो प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, अगर उसको स्किप करके इनको सीधे सीधे बना दिया जाए तो एक ऐसा अरेंजमेंट अच्छा होगा। और इसी तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया इस सिस्टम के थ्रू कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को सीधे सीधे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा सीट लेने के लिए। ओके, आप देखें अमेरिकन सेनेट में ऐसे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। जैसा कि मैंने बताया अमेरिकन सेनेट में 100 मेंबर्स हैं, 50 यूएस के स्टेट से, हर स्टेट से 2 लोग, तो टोटल सेनेट मेंबर कितने हो गए? 100। अब हम लोग बात करते हैं आगे किसकी? अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा की। अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा की बात करो तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की गई है 552 पे, जिसमें से 530 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपके स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 20 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपके यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और 2 मेंबर्स को चुना जाना था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ओके,
अब ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो आपका ये प्रोविजन था, इसको 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू हटा दिया गया। यहाँ पे देख देता हूँ, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इस 552, जिसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके स्टेट के, 20 यूनियन टेरिटरी के, और 2 को नॉमिनेट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बट यहाँ पे मैंने इसको लाल कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अब ये प्रोविजन नहीं है। बताइए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन हटाया गया? खैर अभी तो मैंने वो बता दिया, तो पूछने का मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आप करंट मेंबरशिप देखो लोकसभा की, तो ओवरऑल जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो है 545 मेंबर्स, जिसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 13 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को, और 2 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं एंग्लो इंडियंस को। तो ये एंग्लो इंडियन तो वैसे भी हट गए, तो अब 503 और 13 कितने हो गए? 543। तो अभी के लिए लोकसभा के मेंबर कितने हो जाएंगे? 543। मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी है? 552। याद रखिएगा इस बात को। अब हम बात करते हैं कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स क्या है। देखिए यहाँ पे बात ये की जा रही है कि भाई कैसे आ रहे हैं। तो अगर आप लोकसभा की बात करते हो, तो जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव आते हैं स्टेट से, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले 2 बार से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट जीत रही, उससे पहले 2 बार यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने जीता था। लोग डायरेक्टली अपनी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालते हैं और अपने कैंडिडेट को चुन के जिताते हैं। और ये जो इलेक्शन होते हैं, दैट इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से उम्र के ऊपर का हर इंसान यहाँ पे वोट डाल सकता है। ओके, और जो डिसक्वालीफाइड नहीं है अंडर द प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ टू बी एलिजिबल टू वोट एज सच इलेक्शन, तो मतलब 18 साल से ऊपर का इंसान वोट डाल सकता है। अगर किसी इंसान को स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ के अंदर वोट डालने से मना किया गया है, जेल में बंद करके रखा गया है आपका, ठीक है, उसको वोट डालने की परमिशन नहीं, तो उस केस में वोट नहीं डालेगा। नहीं तो 18 साल से ऊपर का हर आदमी वोट डाल सकता है। और पहले जो ये एज लिमिट थी वो 21 साल थी, यानी कि अगर आपको वोट डालना है तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। फिर आया आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू इस 21 साल की हायर एज लिमिट को घटा के कितना कर दिया गया? 18 साल। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स तो ऐसे आए। अभी यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन कैसे आया? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन has empowered the parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of the union territory in the लोकसभा, यानी कि हमारे संविधान ने ये बोला था कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि यूनियन टेरिटरी से जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में वो कैसे आएंगे। अभी सिंपल सी बात है भैया, हमारा देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में आएंगे, इसमें एक चीज तो तय है कि वो लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। तो यूनियन टेरिटरी में जो लोग रहते हैं वो वोट डालेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पे क्या लागू किया? इसलिए सरकार ने यहाँ पे लागू किया यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। तो यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 ये यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लागू किया, जिसके चलते ये बताया जाता है कि भाई यूनियन टेरिटरीज से मेंबर कैसे आएंगे लोकसभा में। बहुत सिंपल चीज़ है भैया, जो यूनियन टेरिटरी के लोग हैं वो वहाँ पे जाके वोट डालेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्सन भी, जो लोग भी यहाँ पे वोट में खड़े होते हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव होते हैं उस यूनियन टेरिटरी में। उनको पता होता है कि वोट के समय पे हमें यहाँ पे वोट लेना है। बीजेपी, कांग्रेस सब वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। और फाइनली आप बात कर लीजिए नॉमिनेटेड मेंबर्स की। पहले एक चीज़ थी कि 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जा सकता है लोकसभा में अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है लोकसभा में। शुरुआत में जब हमारा संविधान प्रोमलगेट हुआ तो ये बोला गया कि 1960 तक इन 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बाद में आया 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009, और 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने ये बोला कि 2020 तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसे ही आप देखोगे 1960 से लेके आगे तक, यानी 2020 तक, ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन था, इसको लोकसभा में बना के रखा गया। रिसेंटली 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू SC ST का जो रिजर्वेशन होता है पार्लियामेंट में, उसको तो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन ये जो 2 सीटें नॉमिनेट करने के लिए रखी गई थी एंग्लो इंडियंस को, वो हटा दी सरकार ने।
और खास बात दोस्तों ये है कि जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन था, ये जो 2 मेंबर था आपका लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर था, तो ये जो नॉमिनेशन लोकसभा में से भी हटा दिया गया है और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हटा दिया गया है। तो अब ना ही हमारी लोकसभा में और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियंस के लिए अब कोई जगह है। ओके, और फाइनली आते हैं किस पे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। देखिए, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन कराने के लिए एक स्टेट को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदला जाएगा। तो यूपी मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो यूपी को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बदला जाएगा, जहां से कैंडिडेट्स लड़ेंगे किसका, लोकसभा का इलेक्शन। आपको पता है यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं लोकसभा में, 80, महाराष्ट्र में 48, अलग स्टेट्स के अलग अलग हैं। तो अब देखिए, ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी गई, इनफैक्ट एक स्टेट को ही नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे देश को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया गया, ठीक है। और ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये एक्चुअली में डिसाइड स्टेट वाइज की जाती हैं। अब आप समझिए, सबसे पहले तो आपके सामने चैलेंज क्या आएगा कि अगर ओवरऑल 543 सीट्स हैं, तो ये जो 543 सीट्स हैं, इनको आप अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट करो। तो भैया किस स्टेट को और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीटें देनी है लोकसभा में, ये सबसे पहला चैलेंज है। अभी इस चैलेंज को सॉल्व कैसे किया गया, देखिए भैया, नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट शुड बी सेम फॉर ऑल स्टेट्स। तो मान लीजिए कि अगर यूपी को 80 लोकसभा सीट दी गई और मान लीजिए यूपी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 40 करोड़, तो मान लीजिए 40 करोड़ को आपने न्यूमरेटर में रखा और 80 सीटों को आपने डिनोमिनेटर में रखा, तो हर 5 करोड़ वोटर्स पे एक लोकसभा की सीट। मैं आपको एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ। तो यूपी में ये जो आपका प्रपोर्शन निकल के क्या आया, वो क्या आया, हर 5 करोड़ वोटर्स पे एक लोकसभा की सीट। पूरे इंडिया में जब भी स्टेट्स में बाइफर्केशन होगा, इसी फॉर्मूला पे हम बाइफर्केशन करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 40 करोड़ की मैंने आबादी लिखी है, मैंने ऐसे ही लिख दिया हैफाजर्ड वे में आपको चीजें समझाने के लिए। ओके, तो 40 करोड़ की आबादी, अच्छा सॉरी दोस्तों, एक मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली ये 40 करोड़ को जब मैंने 80 से डिवाइड किया तो 50 करोड़ नहीं आएगा, ये 50 लाख आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो 50 लाख वोटर्स पे एक लोकसभा की सीट। ओके, तो मान लीजिए कि 40 करोड़ आबादी है, मान लीजिए, ठीक है नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए 40 करोड़ आबादी है यूपी की और 80 सीटें लोकसभा में यूपी को एलोकेट की गई, तो यानी हर 50 लाख लोग पे एक सीट लोकसभा में यूपी को एलोकेट की गई। तो बाकी स्टेट्स में भी हमको कुछ इस तरीके के रेशियो को बैठा के रखना है कि हर 50 लाख लोगों पे एक सीट एलोकेट की जाए। लेकिन ये जो प्रोविजन है, ये आप उन स्टेट्स पे लागू नहीं करोगे जहां पे पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम की है, यानी आप जहां पे पॉपुलेशन 60 लाख से कम की है। तो भाई ओवरऑल देश में जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को जो भी लोकसभा में सीटें एलोकेट की जाएंगी, वो कुछ इस हिसाब से की जाएंगी कि जो सीटों का और नंबर ऑफ टेरिटोरियल जो पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन और जो सीटों का रेशियो है उस स्टेट का, वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के लिए यूनिफॉर्म रहे। सो नंबर ऑफ स्टेट्स इज टू नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू देम इन लोकसभा, दिस प्रपोर्शन शुड बी कांस्टेंट इन ऑल द स्टेट्स। बस एक एक्सेप्शन है कि ये जो प्रपोर्शन है वो उन स्टेट्स में लागू नहीं किया जाएगा जहां की पॉपुलेशन 60 लाख से कम हो। ये तो मैंने आपको बताई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ईच स्टेट is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it is the same throughout the state. अब अगर आप इस टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, हर स्टेट को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जा रहा है, कुछ इस तरह से बांटा जा रहा है कि रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू इट सेम थ्रू आउट द स्टेट। यानी मान लीजिए मैं यूपी को एक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ कि यूपी एक बड़ा सा स्टेट है, उसकी बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने मेंबर्स को एलोकेट किया गया और इन कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इज टू मेंबर का जो रेशियो है वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सेम होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये क्या चीज़ हो गई, यहाँ तो आपने लॉजिक गड़बड़ा दिया। आप लोग तो ये देख रहे हो कि भैया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होकर आ रहा है। बिल्कुल सही है दोस्तों,
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होके आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एक्ट याद दिलाऊंगा, ये एक्ट है द 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एबोलिशन एक्ट 1961। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में स्टेटों में कभी कभी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती थी जहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट किया जा सकता था लोकसभा में। यस, ऐसा होता था। लेकिन इस चीज़ को बदल दिया गया किसके थ्रू? द 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशन एक्ट 1961। तो उसके बाद से अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट किया जाता है। इसीलिए ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है उसमें यह लिखा हुआ है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे एक स्टेट को रेफरेंस रख के बात हो रही है, देश को रेफरेंस रख के बात नहीं हो रही है, क्योंकि देश में स्टेट वाइज सीटों का एलोकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस तरीके से बांटा जा रहा है और किस तरीके से इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन कराया जाएगा उसको मैं बता रहा हूँ। तो स्टेट के अंदर आप अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटोगे और ये बोला गया कि उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी आबादी है टू द रेशियो, वहां से जितने लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए उस स्टेट की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। लेकिन ये चीज तब वैलिड थी जब आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक से ज्यादा लोग इलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अब सीधी सी बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही आदमी इलेक्ट होगा तो रेशियो का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन आ रहा है। ओके, तो अब चैलेंज क्या निकल के आया है? अब चैलेंज ये निकल के आया है कि भैया देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप इस तरीके से बांटो कि उनकी बराबरी हो, मतलब उनकी पॉपुलेशन की बराबरी हो। तो अगर उत्तर प्रदेश को आपने 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है तो मैं सिंपल बोलूंगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आबादी है 40 करोड़, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कितने लोग हो गए? 50 लाख लोग। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आप बना रहे हो, आप ये मान के चलो कि सब में 50-50 लाख लोग हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्चुअली में यही बोलता है कि भाई देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट बोल रखा है ना, जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि पॉपुलेशन इज टू नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्टेड शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टेट एज फार एज पॉसिबल, ये यही बोलता है कि अगर उत्तर प्रदेश की आबादी है 40 करोड़ और मेंबर्स वहां से इलेक्ट हो रहे हैं 80, तो पर मेंबर आबादी कितनी होगी? 50 लाख। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है सब में 50 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए। बट इस तरीके के एग्जैक्ट फिगर्स को मेंटेन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सोशल मोबिलिटी और जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन ओवरऑल जो डीलिमिटेशन होता है, जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है, वो कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने की कोशिश करता है कि इस रेशियो को हम मेंटेन कर सकें, जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इन ब्रीफ एंड में देखिए क्या लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत ने, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टू रिस्पेक्ट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट। यानी सबसे पहले तो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आपने स्टेटों में बांटा, तो जिस स्टेट की ज्यादा आबादी उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया। दूसरी बात, एक स्टेट के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ इस तरीके से बांटा कि वहां पे भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसा ना लगे, क्योंकि आपको पता है हमारा देश बहुत बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा देश है, अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाओगे तो भाषा, लैंग्वेज, कल्चर, पहनावा, बहुत हद तक बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्टेट को ये ना लगे कि उनके खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बाकी वालों को कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इसके लिए बेटर है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्टेट के अंदर भी। ओके, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन भाई री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस को अभी के लिए बंद कर दिया गया है। अगर आप ओवरऑल लोकसभा की मेंबरशिप को डिसाइड करो, ओवरऑल लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो है 543 मेंबर्स, और 1971 के बाद ये 543 मेंबर्स हैं, ये चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसके चलते ये जरूर हो जाता है कि हर 10-10 साल पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनको जरूर रीओरिएंट कर दिया जाता है लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। उसको मैं अगली वीडियो में आराम समझाऊंगा, अगर अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये था इस वीडियो का पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को प्लीज शेयर करिए दोस्तों, बड़ी मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने को। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।